आरएसएस का नाम सुनते ही दो वकील को केस दिया गया। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम केस ही नहीं लड़े, ये केस मैं नहीं लड़। बहाना मार दिया, कोई बोलता था मैं क्रिमिनल का वकील हूँ, सिविल का नहीं। आरएसएस अगर पंजीकृत नहीं है, संस्था नहीं है, तो आप किस नियम से इसको सुरक्षा दे रहे हैं? आप वो नियम बताइए। एक दूसरा मैं ये पूछा कि आरएसएस के सुरक्षा में प्रति माह कितना खर्च आता है, और तीसरा ये था कि अभी तक आरएसएस के सुरक्षा में कितना खर्च हुआ। 24(3) का जो सेक्शन है वो ऐसा है कि जो केंद्र और राज्य का गोपनीय इकाई है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। मैंने समाज प्रशासन मंत्रालय को लिखा कि आप जिस धारा के अधीन हमें जानकारी देने से नहीं दे रहे हैं, वो धारा आपको जानकारी देने से रोक नहीं रहा। वो धारा में जो केंद्र और राज्य की इकाई है उसके लिए, आरएसएस जो ना तो केंद्र की इकाई है ना राज्य की है। ललन जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और आखिरकार आपने आरएसएस के बारे में ऐसा क्या पूछ दिया कि पुलिस ही आपकी हकीकत ढूंढने में लग गई और आप ही को इन्वेस्टिगेट करने लग गई? देखिए, नवभारत पेपर में एक समाचार आया था कि आरएसएस पंजीकृत संस्था नहीं है। फिर मैंने पंजीकृत संस्था नहीं होने के वजह से जो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आरएसएस को पुलिस सुरक्षा बड़ी दी जा रही है, तो मैंने होम मंत्रालय को, मैं माहिती अधिकारी को ये पूछा कि आरएसएस अगर पंजीकृत नहीं है, संस्था नहीं है, तो आप किस नियम से इसको सुरक्षा दे रहे हैं? आप वो नियम बताइए। एक दूसरा मैं ये पूछा कि आरएसएस के सुरक्षा में प्रति माह कितना खर्च आता है, और तीसरा ये था कि अभी तक आरएसएस के सुरक्षा में कितना खर्च हुआ। होम मिनिस्ट्री से, माहिती अधिकारी से सुरक्षा नहीं मिला, लेकिन मतलब जानकारी नहीं मिली, लेकिन एक लेटर आया कि हमारे लेटर को कमिश्नर गुप्त वार्ता विभाग महाराष्ट्र सरकार के पास भेजा गया है और उनको बोला गया है कि आप मांगे गए जानकारी इनको दो। राज्य गुप्त वार्ता विभाग से मेरे को एक लेटर आता है कि आपका जो जानकारी है वहाँ नागपुर कोतवाली डीसीपी के अधीन है, आपको वो जानकारी देंगे। नागपुर डीसीपी से संपर्क करने पर उन्होंने बोला कि आपका जो मुद्दा है वो आरएसएस से संबंधित है और वो संवेदनशील है, इसलिए हम नहीं दे सकते। वो जो है समान प्रशासन मंत्रालय ही आपको सुरक्षा देगा। उन्होंने लेटर समान प्रशासन मंत्रालय महाराष्ट्र नागपुर पुलिस को दी। उनका एक लेटर आया कि हम आपको ये जानकारी नहीं दे सकते। कारण जो उन्होंने बताया आरटीआई का 24(3) का सेक्शन 24(3) का 24(3) का जो सेक्शन है वो ऐसा है कि जो केंद्र और राज्य का गोपनीय इकाई है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। मैंने समाज प्रशासन मंत्रालय को लिखा कि आप जिस धारा के अधीन हमें जानकारी देने से नहीं दे रहे हैं, वो धारा आपको जानकारी देने से रोक नहीं रहा। वो धारा में जो केंद्र और राज्य की इकाई है उसके लिए, आरएसएस जो ना तो केंद्र की इकाई है ना राज्य की है, इसलिए आप मेरे को ये सुरक्षा देने की कृपा करें, रिमाइंडर दिया। तो उन्होंने उसका जवाब ना देते हुए डायरेक्ट ट्रैफिक पुलिस को बोला कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करो। आपके ऊपर? ट्रैफिक, आओ जी। फिर ट्रैफिक पुलिस मेरे को बुलाया, बोले आपका क्यों जानकारी होना। तो हमने बोला कि ये आरटीआई में हमको नियम है इसलिए मैंने मांगा हूँ। तो मैं बोला कि आरटीआई के तहत है और मैंने मांगा हूँ, और जो भी होगा मैं ऊपर करूंगा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 4 बार मेरे को बुला के परेशान करने का ये जो प्रक्रिया है वो जारी रखा। फिर मैं साथी लोगों से पूछा, उन्होंने बोला आप हाईकोर्ट जाओ। हाईकोर्ट में पहले मैं खुद इन पर्सन कोशिश किया, तो हाईकोर्ट में इन पर्सन मेरा दाखिल नहीं हुआ। फिर हाईकोर्ट से ही ये बोला गया कि आप चले जाओ वहाँ लीगल एड में। लीगल एड, लीगल सेल जो गरीबों के लिए निःशुल्क केस लड़ते हैं जी, वहां जाने के बाद आरएसएस का नाम सुनते ही दो वकील को केस दिया गया। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम केस ही नहीं लड़े, ये केस मैं नहीं लड़। बहाना मार दिया, कोई बोलता था मैं क्रिमिनल का वकील हूँ, सिविल का नहीं। कोई बोलता था मेरे को सिविल का जानकारी नहीं है, ऐसा। तो तीसरा वकील तैयार हुआ और उन्होंने पिटीशन को हमारे ही आधार पर पिटीशन तैयार किया और डाला। डालने के बाद कोर्ट का ये पहला जो ओपिनियन था कि आप क्यों ये डाल रहे हो आरएसएस के ये में।
तो मैंने बोला, हमारे वकील बोले ये तो पुलिस का इंक्वायरी कर रहा है, जो कि आरटीआई में तो माहिती अधिकारी को अधिकार ही नहीं कि वो आरटीआई में जांच कर सके। तो ये रूल के बाहर चला गया और हमारे जो अधिकार है आरटीआई में उसको हनन कर रहा है। फिर उन्होंने माननीय कोर्ट ने नोटिस किया। नोटिस होने के बाद 4 तारीख के बाद सरकारी वकील का ये मानना कि हमने जो कार्रवाई की वो गलत किया है, हम वो कार्रवाई वापस लेते हैं। उन्होंने वापस लिया और फ्यूचर में बोला कि आरएसएस से संबंधित मैं कोई भी मतलब जांच नहीं करूंगा, ऐसा ओरल आश्वासन दिए हैं। लेकिन आरएसएस का ऐसा यहाँ दबदबा है कि किसी भी विभाग में, चाहे चैरिटी कमिश्नर विभाग जहाँ ये रजिस्टर्ड होते हैं वहां भी जाइए तो उनके ऊपर जानकारी देने से साफ मना कर देते हैं। कोई भी बहाना मार बोलते हैं आप क्या पूछ रहे हो, आपको अकल है क्या? अभी मैं पूछा तो ये बोलता है कि आपको अकल है कि आप क्या पूछ रहे हो। एक बात बताइए लल्लन जी कि आपने जो सवाल किया एक बार और पाठकों दर्शकों के लिए दोहरा दीजिए कि आरएसएस के बारे में आपने जो जानकारी मांगी वह बिंदुवार क्या थी। दूसरा कि यह जो बीच में डीसीपी के बाद जो एक आपको जानकारी दी गई कि इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती, 20/3 शायद आप कह रहे हैं आरटीआई 24/3 24 तो 24/3 के तहत ये कैसे आ गया, ये गैर कानूनी प्रक्रिया पूरी क्यों चलती रही, थोड़ी उसकी जानकारी जी। देखिए, मैंने जो वो जानकारी मांगा है उनसे, हाँ जब संस्था पंजीकृत नहीं है तो सरकार किस नियम के तहत सुरक्षा मुहैया करवाती है। ठीक है। अगर दूसरा ये है कि आरएसएस को अगर सुरक्षा के नाम पर राज्य का कितना खर्च प्रति माह होता है जी। तीसरा यह है शुरू से लेकर अभी तक आरएसएस के सुरक्षा पर राज्य का कितना खर्च हुआ है। ये मैंने 3 सवाल उनसे ये किया था और जो बहुत आसान उन्होंने सवाल थे और बहुत सीधे सवाल थे जी। उसके बाद उन्होंने जो रीजन दिया वो मैं पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ जी। जिसका वो नहीं दे सकते। इंटेलिजेंस ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट होम द प्रोविजन, मतलब ये जो है जो राज्य और केंद्र की इकाई है और वो गोपनीय है तो उसकी जानकारी मांगने पर आपको नियमतः रोका गया कि ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। हमने आरएसएस से जानकारी मांगी थी। आरएसएस कोई केंद्र या राज्य का इकाई नहीं है और वहां जो है 150 पुलिस पहरा दे गई, 150 डेली प्रतिदिन। हाँ। तो खैर इस पूरी जांच प्रक्रिया में जब आपको ही आरोपी बना दिया गया, आपकी ही जांच हो गई, तो जिस जानकारी को आपने मांगा था वो जानकारी आज तक मिली कि नहीं, और कितना समय बीत गया इस बात को? देखिए, मैं ये जानकारी के लिए जून 2021 में मांगा था जी। 1.5 साल से ऊपर हो गए। 1.5 साल से ऊपर हो गई। अभी जब मार्च में कोर्ट ने मेरे ये किया है, उनके इंक्वायरी को रोका है, कागज को रोका है जी। तो उसके बाद मैंने पुनः एक और आरटीआई लगाया उसी जानकारी को समान प्रशासन मंत्रालय प्रशासन विभाग में कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, ये प्रक्रिया हुई, मैं पुनः वही जानकारी आपसे मांगता हूँ। तो उन्होंने एक लेटर दिया है कि हमने आपके लिए जानकारी देने के लिए प्रशासन विभाग को भेजा। उसके बाद अभी तक मेरे को वो जानकारी नहीं मिली जी। अच्छा ये बताइए कि बहुत लोग जब आपका यह इंटरव्यू देखेंगे तो कहेंगे कि भाई आप पेशे से मजदूर हैं, लेथ मशीन चलाते हैं, हालांकि आप जागरूक भी हैं, आप अंग्रेजी हिंदी पढ़ते हैं, खुद भी आपने पढ़कर बताया है, फिर भी लोग ये पूछेंगे कि आपका क्या इंटरेस्ट है आरएसएस के बारे में जानने का। वैसे तो हर भारत के नागरिक को है, लेकिन क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, देश में संविधान है और संविधान सही रूप से चले इसके लिए कानून है। बिल्कुल। और कानून सबके लिए बराबर है, किसी को ऊंच नीच नहीं देखता। लेकिन जब हम आरएसएस से संबंधित देखते हैं तो हमको लगता है कि संविधान और कानून इसके बाहर जाके ये काम कर रहे हैं और एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपना ये फर्ज बनता है कि इस चीज को उठाएं। और मैंने ऐसे ही बैंक के ऊपर भी उठाया। जब इनके बारे में
क्यों आखिर हम पब्लिक का जो ये है टैक्स है वो इनको किस आधार से सरकार मुहैया कराती है? ये तो जनहित का मामला है। सर, आरएसएस को सुरक्षा देना, पब्लिक के मनी से सुरक्षा देना, ये तो जनहित का मामला है। नियम के बाहर जाके आप सुरक्षा दे रहे हैं, ये तो जनहित का मामला है। इसीलिए जनहित का मामला देखते हुए एक जागरूक नागरिक के नाते मैंने ये सवाल उठाया था। तो ललन जी, आप एक सामान्य जीवन जीते होंगे, बहुत आपके पास सुरक्षा भी नहीं होगी, सुविधा भी नहीं होगी। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मोबाइल भी आपके पास एंड्रॉयड की थोड़ी मुश्किल थी, ढंग का नहीं था। तो इन सारी स्थितियों में आपके जान पर बन आती होगी, परिवार के लोग कहते होंगे ये क्या झामा है, पुलिस आती होगी घर, तो मतलब इन सब से आप कैसे जूझते हैं? नंबर एक, परिवार का मैटर जो है, तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं बिहार का हूँ, घर से दबाव है। यहाँ भी कुछ साथी लोग बोलते थे और आज बोलते हैं कि आप ऐसे जगह से लड़ रहे हो कि हो सकता मरवा दे। यानी हमारे जो दिमाग में उस संगठन का जो छवि दे रहा है, जो जिसको बोलते हैं ना टेरर, आतंकी छवि दे रहा, और यहीं से मेरा जो है ना उनके प्रति जो है अंदर घुसने का ये आता है। वो आगे का आखिर इनमें है क्या जो लोग इनसे इतना डरते हैं। और इस केस से एक चीज तो गया, जब हमने केस किया तो एक चीज गया कि आरएसएस या सरकार के खिलाफ अगर कोई भी पूछताछ करेगा तो उसके ऊपर जांच बैठेगी, ये तो साबित हो रहा है। और दूसरा ये भी होता है कि हाँ, इनके खिलाफ लड़ा भी जा सकता है। ये दो मैसेज जो है एक साथ गया है। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ललन किशोर सिंह। आपने राहुल गांधी को आरएसएस के खिलाफ लड़ते देखा होगा, लेकिन पेशे से मजदूर व्यक्ति आरएसएस की ऐसी की तैसी बजा दे और उसके जवाब न मिले और पूरी छोटी अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक एक तरह से खड़ी हो जाए और विभाग ये कहे कि ये क्या पागलपन है, तुम आरएसएस के बारे में क्या पूछते हो। तो ललन जी ने कहा, खतरे तो जरूर हैं, लेकिन इससे साहस भी मिलता है कि आप लड़ सकते हैं और आप एक्सपोज भी कर सकते हैं। और आरएसएस के खिलाफ या आरएसएस को लेकर जानकारी ललन सिंह सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि आरएसएस जनहित के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से उसको 150 पुलिस वालों की प्रतिदिन सुरक्षा दी जा रही है और एक नागरिक के तौर पर जानना उनका अधिकार है। और सबसे अच्छी बात है कि मजदूरों को लेकर जो ख्याल रहता है कि वो कुछ नहीं जानते, अनपढ़ होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, सब कुछ को तोड़ रहे हैं ललन सिंह। और वो साबित कर रहे हैं कि गरीब हुए तो क्या हुआ, संसाधन कम हुए तो क्या हुआ, लेकिन उनकी जो भागीदारी है इस देश को न्याय दिलाने में, इस देश को संविधान सम्मत चलाने में, वह किसी भी बड़े नेता के मुकाबले खड़ी है। सलाम करते हैं हम आपको ललन सिंह जी, धन्यवाद। जन ज्वार, जनता की मीडिया।